हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का बोर्ड का पेपर। यहाँ पर आप जो है वो जानते होंगे 2025 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें यहाँ पर साइंस का जो पेपर है ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपको जो है वो हर एक क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस हैं मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बनी रहिएगा ताकि यहाँ पर आपको जो है बोर्ड के एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल पाए। तो जैसे कि यहाँ पर आप जो है वो पैटर्न देख रहे हैं, इसी तरह का पैटर्न यहाँ पर आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। आप इसमें जानते हैं कि 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है और 80 मार्क्स का आपके पेपर होता है। तो यहाँ पर हम हर एक क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्यूशन यहाँ पर साथ में देखते चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक आने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है। यानी कि यहाँ पर जो है ये पूछ रहा है कि कौन सी यहाँ पर मतलब गैस बनती है जब यहाँ पर पूरी तरीके से दहन नहीं हो पाता ईंधन का। तो यहाँ पर इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन द कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 2, घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एलपीजी, यानी कि ए जो ऑप्शन है यहाँ पर हमारा सही होगा। यहाँ पर पेपर बाइलिंगुअल आता है, यानी कि आपके हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। तो यहाँ पर मैं जो है वो आंसर बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जो है वो अपनी मीडियम का आंसर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, द उपयुक्त सभी। यानी कि यहाँ पर हमें कागज़ का पुनः उपयोग करना, कागज़ का पुनर्चक्रण करना और कागज़ की बचत करना, तीनों ही यहाँ पर जो है वो सुझाव करने पड़ेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, आवृत्ति का मात्रक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, हर्ट्ज जो है वो यहाँ पर जो है आवृत्ति का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे। तो इसमें यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। यानी कि टेलीविज़न तथा रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम करना, औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना और वाहनों के हॉर्नों का उपयोग कम करना, ये सभी यहाँ पर जो है वो ध्वनि प्रदूषण को कम करने में उपयोगी साबित होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। तो सुचालक यहाँ पर हमारे पास मतलब 6 में हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, एल्यूमिनियम यहाँ पर विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 7, गैस बर्नर साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है। तो इसमें यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्रोमियम चमकदार होती है, यह संसारित नहीं होती, यह खरोंचों का प्रतिरोध करती है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन द इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, तांबे की वस्तु को जो है वो आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं। ये हो गए हमारे एमसीक्यू। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन अति लघुत्रात्मक, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 9 से लेकर 12 तक क्वेश्चंस यहाँ पर हमें पूछे गए हैं। अब इसमें यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक व आधुनिक साधनों को सारणी में लिखिए। तो यहाँ पर हमें एक सारणी बनानी है और उसमें पारंपरिक और आधुनिक डिवाइड करके बताने हैं कि कौन सा केस में आएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर सारणी बनाएंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर हमारा आ जाएगा पारंपरिक और दूसरे वाले में आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास आधुनिक। तो यहाँ पर जो है हमें बताना है कि कौन सा वाला पारंपरिक में है और कौन सा वाला आधुनिक में है। तो यहाँ पर जो है वो इसका सॉल्यूशन जैसे कि बता देता हूँ। जैसे कि मोट, ढेकली और रहट ये आ जाएंगे हमारे पारंपरिक साधनों के अंदर, जबकि ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे आधुनिक साधनों में। तो इस तरीके से सारणी बनाकर यहाँ पर आंसर आप दे सकते हैं। आपको यहाँ पर सारणी के लिए हिंट दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर आपको ये सारणी दिखाई दे रही है, ये पारंपरिक है और ये वाला हमारे पास आधुनिक है। तो यहाँ पर आप जो है वो पारंपरिक वालों को इधर लिखेंगे और आधुनिक वालों को इधर लिखेंगे। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारे पास 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर हमारा आंसर होगा, प्रतिजैविक विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके उत्पादन किया जाता है तथा सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक दवाइयाँ कवक व जीवाणु से उत्पन्न की जाती हैं। ये यहाँ पर 10 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एलपीजी एवं सीएनजी का या सीएनजी का पूरा नाम यहाँ पर हमें बताना है। तो एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये यहाँ पर जो है वो एलपीजी का फुल फॉर्म है। और दूसरा है सीएनजी, तो सीएनजी का फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये यहाँ पर जो है वो सीएनजी का फुल फॉर्म होगा। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हिंदी में भी बता दूं यहाँ पर, तो एलपीजी का यहाँ पर लिक्विड
पेट्रोलियम गैस, तो यहाँ पर जो है वो द्रवित पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। और यहाँ पर सीएनजी का मतलब यहाँ पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस यहाँ पर हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर पूछा जा रहा है खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स का उपयोग क्यों करते हैं। तो 12 में आंसर हो जाएगा मतलब इसमें, ताकि ज़मीन व जूतों के बीच घर्षण बढ़ जाए तथा दौड़ने में आसानी हो, इसीलिए खिलाड़ी कीलदार जूतों का उपयोग करते हैं। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग हमारे पास है। तो इसमें यहाँ पर ए यानी कि अ में यहाँ पर हमारा हो जाएगा सेकंड वाला, रासायनिक उर्वरक है यूरिया एवं सुपर फास्फेट। ब में हमारे पास हो जाएगा बी में हो जाएगा हमारे पास थर्ड, पशु अपशिष्ट गोबर पादप अवशेष, ये यहाँ पर जो है वो कार्बनिक खाद के अंदर आ जाता है। खरीफ की फसल में आ जाते हैं चावल एवं मक्का। और थ्रेसिंग यहाँ पर जो है वो इसका मतलब होता है अनाज के दानों को भूसे से अलग करना। तो ये यहाँ पर जो है वो मैच द फॉलोइंग में हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जीवाणु के महत्व को समझाइए। तो यहाँ पर जो है वो हमें राइजोबियम का जो इंपॉर्टेंस है वो बताना है। तो इसका आंसर होगा राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने में मदद करता है। राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं। यह पौधों के लिए जरूरी नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। इस तरह यह पौधों की वृद्धि में सहायता करता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर क में पूछा जा रहा है, मतलब क्योंकि हमारे पास सत्य असत्य बताने हैं। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क में आंसर हो जाएगा ट्रू, यानी कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले साधन है सच में। फिर है ख कोयला व पेट्रोल असीमित संसाधन है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, यानी कि हमारे पास जो आंसर है इसका वो फॉल्स में होगा। नेक्स्ट है ग कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। तो ये भी हमारे पास आंसर जो है वो ट्रू है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास घ, इसमें है पूछा जा रहा है पैराफिन मोम का उपयोग मरहम मोमबत्ती वैसलीन आदि बनाने में किया जाता है। तो ये भी हमारे पास हो जाएगा ट्रू। यहाँ पर केवल आपका सेकंड वाला जो है वो फॉल्स है, बाकी तीनों ही यहाँ पर ट्रू है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा जा रहा है दहन और ज्वाला में कोई दो अंतर लिखिए। तो जैसे कि पहला अंतर यहाँ पर हो जाएगा दहन जो है वो रासायनिक प्रक्रिया है, जबकि ज्वाला दहन का दृश्यमान हिस्सा है। दूसरा अंतर यहाँ पर हो जाएगा दहन में तापन होता है, जबकि ज्वाला में ऊष्मा और प्रकाश होता है। तो यहाँ पर दो अंतर इसके अंदर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें यहाँ पर आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि हमें मीनिंग बताना है किसका, पहले रेड डाटा बुक का और फिर जैव विविधता का। तो रेड डाटा बुक का मतलब होता है ये एक पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। यहाँ पर जो है मतलब कहा जा रहा है कि एक ऐसी बुक है जिसमें यहाँ पर हर एक ख़त्म होने वाले जानवरों के नाम और उनकी डिटेल रखी जाती है, जो कि अब आने वाले वक्त में ख़त्म हो सकते हैं। नेक्स्ट है ब जैव विविधता। इसका मीनिंग हो जाता है किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में, इनको जो है वो जैव विविधता कहा जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर जो है वो हमें फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो करने हैं। अब जैसे कि अ में पूछा जा रहा है हमारे पास अमीबा डैश द्वारा जनन करता है। तो अ में हमारे पास आंसर हो जाएगा द्विखंडन, ये हमारे पास अ में फिल होगा। फिर नेक्स्ट आता है ब अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन डैश कहलाता है। तो निषेचन कहलाता है, यानी कि ब में जो है वो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब में मतलब हमारे पास निषेचन आंसर होगा ये वाला। उसके बाद यहाँ पर आता है स मनुष्य गाय एवं कुत्ते आदि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें डैश जंतु कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स में जरायुज कहते हैं। नेक्स्ट है द मुकुलन द्वारा जनन डैश में होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा, हाइड्रा में होता है ये। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो इसके आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 के। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर जो है वो इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। यहाँ पर मैंने हिंदी मीडियम के लिए जिस तरीके से आंसर बताएं तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दाब और बल में संबंध को सूत्र द्वारा समझाइए। तो पहले यहाँ पर जो है वो हम देख लेते हैं कि सूत्र क्या है इसका। तो सूत्र है P = F/A। ये जो है वो इसका सूत्र होता है। यहाँ पर P का मतलब है बल, सॉरी P का मतलब है यहाँ पर प्रेशर यानी कि दाब, F का मतलब है बल और A का मतलब है यहाँ पे क्षेत्रफल। तो इन तीनों का यहाँ पर जो है वो संबंध आप सूत्र के द्वारा बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। उदाहरण देकर समझाइए कि घर्षण शत्रु तथा मित्र दोनों कैसे है। तो यहाँ पर दो उदाहरण यहाँ पर आप बता सकते हैं। जैसे कि घर्षण मित्र के उदाहरण बता देंगे अगर, तो ये हो जाएंगे घर्षण के कारण हम चल सकते हैं, और दूसरा हो जाएगा घर्षण के कारण हम लिख सकते हैं या लिख पाते हैं। तो ये मित्र के रूप में हो जाएगा।
और शत्रु के रूप में अगर देखें तो इसमें हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा घर्षण के कारण इंजन की दक्षता कम होती है, और दूसरा हो जाएगा घर्षण के कारण वाहनों के टायर घिस जाते हैं। इसके अलावा और भी आप जो है वो इसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। जैसे कि अ है सुचालक पदार्थ, इसका मतलब होता है वे पदार्थ जो बिजली को आसानी से गुजरने देते हैं, ऐसे पदार्थों को सुचालक पदार्थ कहा जाता है। और ब में पूछा जा रहा है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। जब विद्युत धारा किसी पदार्थ से गुजरती है तो उसमें होने वाले रासायनिक बदलाव को ही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहा जाता है। तो ये यहाँ पर 21 में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। अपने नेत्रों की उचित देखभाल करने के लिए 2 सुझाव लिखिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा न देखना, इससे यहाँ पर जो है वो नेत्रों की देखभाल हो सकती है। और दूसरा हो जाएगा नेत्र में धूल का कण गिरने पर स्वच्छ जल से धोना। तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक जो हमारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। मतलब यहाँ पर जो है वो आपके जो ये क्वेश्चन है आपको दिखाई दे रहा होगा 8 मार्क्स के, यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप इनके क्वेश्चंस को देखकर आप इनके अकॉर्डिंग जो है वो आंसर लिख लें, ताकि यहाँ पर जो है वो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है वो लर्न करने में भी आसानी होगी। तो यहाँ पर जैसे कि सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम लिखिए, बाह्य निषेचन एवं आंतरिक निषेचन में 2 अंतर लिखिए, और मानव कण का नामांकित चित्र बनाइए। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पर आपको अथवा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब अथवा का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में से और इस वाले क्वेश्चन में से कोई एक ही आपको पार्ट करना है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जैसे कि बता दूँ, कई मिस्टेक ऐसी देखने को मिलती हैं कि होता क्या है कि जब अथवा में यहाँ पर इस तरीके से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ से अ वाला क्वेश्चन इस वाले पॉइंट में से आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर जो है वो ये वाला पार्ट है, इसमें से आपके जो है वो उसे क्वेश्चन आया फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जब यहाँ पर ऐसा होता है कि उसको अ वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो वो कई बार क्या करते हैं कि अ वाला क्वेश्चन यहाँ से कर देते हैं, जबकि ब वाला क्वेश्चन यहाँ से कर देते हैं, और वो उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि यहाँ पर उसको उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। आपको एक ही पार्ट के, यानी कि जैसे कि आपको इस तरफ से क्वेश्चन आ रहा है तो इसी के तीनों ही करने पड़ेंगे, जबकि यहाँ पर अगर आपको इस तरफ से आ रहा है तो आपको इसी के तीनों क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो ऐसा यहाँ पर करना होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है तो आपने कर दिया, तो ऐसा नहीं कर सकते। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। आगे है ना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, इसको भी यहाँ पर आप देख लें। इसमें भी सेम इसी तरीके से अथवा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो यही बात मैं कह रहा था, जैसे कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन है और यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन है। अब जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल अ वाला यहाँ से आ रहा है, ब वाला यहाँ से आ रहा है, तो आपने कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको अ और ब दोनों एक ही तरफ से करने होंगे। इस चीज़ का ही ध्यान रखने की बात मैं कह रहा हूँ। तो ये क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आप जो है वो क्वेश्चन को पढ़ के आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा इन क्वेश्चंस की, लॉन्ग वाले क्वेश्चंस की, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर बता भी दूँ आंसर तो यहाँ पर लॉन्ग हो जाएगा वीडियो और काफ़ी बोरिंग भी हो जाता है उसकी वजह से। और उम्मीद है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन से जो है वो काफ़ी हेल्प मिलेगी। और यहाँ पर आप वीडियो के एंड तक अगर आपने देखा है इसको, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे और आने वाले वीडियोज़ आपको प्रॉपरली मिलते रहें। थैंक यू।